वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का मैं सबसे पहले तो भाई साहब मानवता चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर भाई साहब मानवता चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दो हमारे बहुत बहुत मेहमान नेपाल से जुड़ गए हैं। मीना जी को तो आप जानते ही हैं, देव जी भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। हम सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं व्हाट्सएप मानवता चैनल में। और आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, लाइव चर्चा पर, आज हम जो संविधान में मिले हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर जो सामाजिक न्याय है उस पर हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इस पर बारी बारी से हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल से जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी बातें करेंगे, विजेंद्र सिंह साहब से भी बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर शुरुआत करने से पहले हमारे जो सबसे वरिष्ठ सीनियर सामाजिक चिंतक और लेखक भी हैं विजेंद्र सिंह साहब, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस आज़ादी के 70 सालों के बावजूद भी हमारा जो समाज है वो किस दिशा और दशा में है, और हमें जो है सामाजिक का जो गैर बराबरी है या बराबरी के हैं वो हम किस हद तक पहुंच पाए हैं आज की परिस्थिति में। विजेंद्र सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। आपने सचमुच बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और मूल समस्या पर आप पहुंच गए हैं, जो हमारे किसान और मजदूरों की समस्या है। यानी 1 अरब से ज़्यादा लोगों की जो समस्या है वो सबसे पहला सामाजिक न्याय है। और संविधान की जो जो आत्मा है उसे कहते हैं उद्देश्य का प्रियम्बल। उसमें न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय का हम लोग रात दिन शोरगुल करते रहते हैं। हमारे बाबा ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने बनाया, पूरे संविधान की धाराओं को पढ़ रहे हैं। उसका जो लाइफ ब्लड है, उसकी जो आत्मा है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते, जबकि हमको अपने नौजवानों को उसके बारे में बहुत गहराई से समझाना चाहिए। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय, जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि मजदूरों के और किसानों के 2 दुश्मन हैं सबसे बड़े। एक ब्राह्मणवाद, जिसे जातिवाद कहते हैं, और दूसरा पूंजीवाद, जिसे आजकल एलपीजी प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं। नए नए लिबरलाइजेशन, नए नए नाम दे रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने जो भी कुछ नाम दे रखे हो बेवकूफ बनाने के लिए। मूल संविधान की आत्मा हमारी यह है कि हमारे हर गरीब, किसान और मजदूर को सामाजिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय का दुश्मन नंबर 1 जातिवाद है। और जातिवाद का मैं जिसको कि मनुवाद भी कहते हैं हम लोग, ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, कुछ और भी नाम, हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू राज आजकल कह रहे हैं। जो जातिवाद है, जातिवाद के रहते हुए लोग अकेले मजदूर लोग 3700 जातियों में बटे हैं, 3300 जातियों में बटे हैं, जैसा कि मंडल कमीशन कहता है। और वो 3300 जातियों में ऐसे बटे हुए हैं कि रोटी बेटी के लोग संबंध नहीं रखते, और वो एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। गरीब आदमी को नफरत की नजर से देखते हैं। एक भंगी कम्युनिटी का आदमी, या जिन्हें सफाई कर्मचारी कहते हैं, वो कहेगा कि ये सब चमार खा गए हैं, आरक्षण तो सब ये खा गए हैं। चमार कहेगा ये धोबी बहुत नालायक होते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। मतलब हम एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि उसके 10 जूते पड़ रहे हैं, मेरे 5 ही पड़ रहे हैं। हमारे अंदर आत्मसम्मान जागृत नहीं होता। हमारे अंदर बाबा साहब का नाम लेते रहते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं, मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं, अकल पे हमने ताला डाल रखा है, और वो लोग हमको बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपके पिताजी ने संविधान लिखा है इसलिए संविधान आपका है। अगर संविधान आपका है तो 71 साल में कम से कम जो ABCD है, काका काका जिसे कहते हैं, वो तो कम से कम हमें कुछ तो मिल गया होता। आज जो षड्यंत्र हो रहे हैं, जिसे राजनीति में आप ये देखते हैं, जो जातिवाद बढ़ता जा रहा है, जातिवाद के साथ में जो बीमारी है भारतवर्ष की, जो कि हमारा देश आज सुपर पावर होना चाहिए था, आज किसी चीन और रूस से कम नहीं होना चाहिए था।
क्योंकि हमारे पास हमारा ये मिट्टी है, ये सोना उगलती है। मगर इसमें हमारे मजदूर किसान, जब आपने देखा होगा बेचारे जब कोरोना में सड़कों पर मर रहे थे, उनके जी बच्चों को शिक्षा नसीब नहीं है, उनके बच्चों को स्वास्थ्य की सेवाएं नसीब नहीं है। दूसरी तरफ हजारों करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ बैंकों के लूट करके लोग भाग रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि सत्ताधारियों से जुड़े हुए हैं। ये कोई इतना पैसा बैंकों की लूट कोई किसान और मजदूर नहीं करता, सब जानते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। और जी हमारी बार बार सेमिनार इस पे होनी चाहिए। अगर महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में कम से कम 10 दिन सेमिनार होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की अलग अलग पहलू हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंध रखता हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंध रखता हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये बुनियादी जरूरत है। इनके मिले बिना आदमी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और जब जी व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो वो लोग आपके हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उनको कभी मस्जिद पर चढ़ा देते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना सिखाते हैं, कभी दंगों में इस्तेमाल करते हैं, कभी विशुद्ध हिंदू आपको बनाते हैं। तो भाई जगदीश जी, बड़ी भारी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। मेरा समझना तो यह है कि भाई मैं 10 दिन जो कह रहा हूँ वो कम कह रहा हूँ। आधा समय हमारा सामाजिक न्याय पे और आधा समय बहुत 10 दिन हमारा सामाजिक न्याय पे, 10 दिन हमारा आर्थिक न्याय पे। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। उसका उल्टा होता है फांसीवाद, उसका उल्टा होता है हिटलरशाही, उसका उल्टा होता है जो लोकतंत्र के दुश्मन है इस देश में। तो हमारे लोगों को अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हमें सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए इसलिए काम करना होगा कि हमारे संविधान में सबसे पहली कंडीशन दी हुई है। लेकिन हमारे नेता हैं, हमारे लोग हैं, वो तो इसमें ही खुश रहते हैं। बाबा साहब की मूर्ति पर ताला डाल दिया, मतलब माला डाल दिया, और अकल पर ताला लगा के वो सबको समझाते हैं कि हमारे पिताजी ने संविधान लिखा है। अरे भाई, हमारे बाबा ने संविधान लिखा है तो इस कुछ झलक तो मिल गई होती है उन किसान मजदूर गरीबों को जो सड़कों पे मरते हैं, और इन लुटेरों पर कुछ तो अंकुश लगा होता। हमारे लोग लगता है जेलों में रहने के लिए पैदा होते हैं, कोई बेल करने वाला नहीं होता। किन किन परिस्थितियों में सड़कों पर सोते हैं। तो हमारे अंदर जो मानवता अगर जिंदा है तो हमको चाहिए कि सामाजिक न्याय पर बार बार डिस्कस हम करें। धन्यवाद आपको बहुत बहुत जगदीश जी, समय ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा करेंगे। नहीं सर, आपसे हम फिर जुड़ेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पड़ोसी राज्य से हमारे 2 मेहमान आज जुड़ गए हैं। एक मीना पेरियार जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और देव जी हैं, वो आज पहली बार जुड़े हैं। उनसे हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय दें। और अभी विजेंद्र सिंह साहब ने जो सामाजिक न्याय के संदर्भ में अपनी बातें रखी है, उस परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखें, क्योंकि आपका जो पड़ोसी राज्य है वहां भी ये, हालांकि हिंदू राष्ट्र कहलाता है नेपाल, लेकिन वहां भी जाति भेद, ऊंच नीच और छुआछूत की बातें हम लगातार देखते रहते हैं। मीना जी इस पर अपनी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा देव जी से इस पर अपने विचार रखें। देव जी। हाँ सर, धन्यवाद। आवाज जा रही है सर? जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी, मेरा नाम जो है देवेंद्र कुमार पासी है। मैं यही नेपाल के ही रहने वाला हूँ। और जहाँ तक बात है, अब ये नेपाल और इंडिया का बहुत ज्यादा जो है मैं डिफरेंस नहीं देखता हूँ। सामाजिक, राजनीतिक, वो सब जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर जैसे अभी सर ने जो बात कही है, एकदम बिल्कुल जो है, जो फैक्ट वहाँ सर ने बोला है अभी कि जैसे जैसे सोचना है, जहाँ से पीछे हैं, वही लगभग नेपाल में भी मैं भी उस चीज को अनुभव करता हूँ कि यहाँ का अब दलित कम्युनिटी हो अथवा पिछड़ा वर्ग हो, वो आपस में कहीं ना कहीं हिंदू के नाम पे अथवा आपस में ही कहीं ना कहीं विभेद जो है करते हैं, और उससे जो है मतलब अलग है अपने आप को। जैसे अब दलित, अगर एक दलित है और एक गैर दलित, लेकिन वो जो है अपने आप को दलित नहीं समझेगा, लेकिन ब्राह्मण से अथवा और किसी से फिर ऊपर नहीं जा सकता है। वो अपने आप को समझेगा हम तो ऊंची जात हैं, लेकिन फिर जो है सामाजिक न्याय में, फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक न्याय में अथवा आर्थिक न्याय में फिर कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाता है। तो ये चीज ये नेपाल में है। और ये तो अभी आप लोगों ने नेपाल में जो बहुत सारे जो हमारे SC ST के लोग जो वहाँ पे
नगर पंचायत क्षेत्रों में शायद चुनाव लड़े हैं, तो इसमें हमारे लोगों को एक जनप्रतिनिधि के रूप में कितनी सफलता हासिल हुई है, इस पर हम लोगों ने कई बार मीना जी से चर्चा भी किया था और इस पर हम लोगों ने डिबेट भी किया था। तो वहाँ पे जो अभी हालात हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जी सर, यहाँ का अभी जो है स्थानीय निकाय का थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, मतलब उसका सीट कैसे वर्गीकरण किया गया है। जैसे यहाँ सबसे छोटा स्तर जो है चुनाव का होता है वार्ड स्तर में, तो वार्ड स्तर में यहाँ एक पार्टी से एक वार्ड अध्यक्ष और उसके नीचे 4 वार्ड सदस्य लड़ते हैं, मतलब एक पार्टी से 5 लोगों का चयन होता है। अच्छा, उसमें जो है मिनिमम जो है मेन 2 जो है दलित अनिवार्य किया है, उसमें भी महिला। लेकिन जो जैसे प्रमुख पद होते हैं वार्ड अध्यक्ष अथवा यहाँ फिर पालिका होता है, पालिका अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, उसमें जो है दलितों का अथवा पिछड़े वर्ग का फिर रिजर्वेशन वैसा कुछ नहीं है, महिला का है एक। मतलब अगर प्रमुख पुरुष होगा तो महिला उप प्रमुख, अथवा उप प्रमुख पुरुष होगा तो प्रमुख महिला के कॉन्टेस्ट में है, लेकिन पिछड़ा अथवा दलितों को कॉन्टेस्ट में नहीं है। लेकिन नीचे जो निचला स्तर वार्ड सदस्य है वो मतलब पावरलेस होता है वो पद ज्यादातर, तो उस चीज पे दलितों को अनिवार्य किया है। तो वहीं से अगर दलित प्रमुख पद पे लड़ना चाहता है तो हर पार्टी वाले उस अनिवार्य पद को लेके हर पार्टी वाले दलित कैंडिडेट उठा देते हैं। इसलिए दलितों को भी वहां जो है एकदम से विभेदीकरण अथवा वर्गीकरण कर देता है। अब ये राज्य के संरचना में ही देखिए इस चीज को, अब गंभीरता से अगर देखेंगे तो ये दलितों का जो है विच्छेदीकरण ही किया गया है। सामाजिक, अगर हम सामाजिक रूप से उनके हालात को देखें, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से वहां पे देखें आर्थिक रूप से, तो कितने हद तक हमारे लोगों की वहां पे जो हालात हैं वो क्या है? अब जो है शैक्षिक स्तर में तो बहुत ही पुअर कंडीशन है अभी जो है, और शैक्षिक न होने की वजह से आर्थिक सामाजिक भी बहुत ही पुअर कंडीशन है। अब कुछ चुनिंदे लोग आ गए हैं, लेकिन अब चुनिंदे लोगों से आने से 100% क्या, अब उसको कितना परसेंट अब बोला जा सकता है ना, लेकिन बहुत ही पुअर कंडीशन है। और राजनीतिक स्तर में तो मतलब ऐसे ही हाथ में गन्ने लायक ही पोजीशन कहीं ना कहीं बना है, वो भी जो है बस ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा, प्रमुख पदों पे बहुत ही न्यून अवस्था है इस समय अभी भी। देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीना जी से चाहूंगा कि मीना जी, अभी जो चर्चा हो रही है इस महत्वपूर्ण विषय पर, और ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे हमारा भारत का विकासशील बहुत बड़ा मतलब देश है हमारा भारत। तो इस संदर्भ में हम चाहेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में और नेपाल के परिप्रेक्ष्य में जो अभी भाई साहब ने, देव जी ने अपनी बातें रखी है, और विजेंद्र सिंह जी ने भी इस बात को रखा है, क्योंकि आजादी के 70 सालों के बाद संविधान निर्माण होने के बावजूद भी हमारे भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक, इन सभी चीजों में हमारे भारत के जो मूलवासी हैं उनकी हालात बहुत खराब है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें मीना जी। अच्छा, थोड़ा सा दूसरा, थोड़ी मिठाई कम करेंगे बस, और कोई शुगर वगैरह तो नहीं है ज्यादा? नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ मीना जी अपनी बात रखें। नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा बढ़ी हुई है। डायबिटीज तो नहीं हुई है? नहीं। विजेंद्र जी, आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें, आपका आवाज आ रही है, लाइव प्रोग्राम है। मीना जी अपनी बात रखें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को ये मानवता चैनल जो है इसमें हमारी बात रखने का जो अवसर आप लोगों ने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं देव जी से सहमत हूँ, मैं विजेंद्र जी से सहमत हूँ। देश हमारा भारत हो या नेपाल, ये दोनों देश में लोकतंत्र
आ चुका है। देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में जा चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी दलित जाति के लोगों के लिए लोकतंत्र नहीं है। हालांकि अभी हमारा जो संविधान बना है, विक्रम संवत 2072 में हमारा संविधान बना है, जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बना हुआ संविधान पहली बार नेपाल में जन निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बनाया 2072 में। तो वो संविधान में हालांकि फंडामेंटल राइट में दलितों के लिए स्पेशल 2 राइट वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक राइट क्या है, 24 धारा 24 में लिखा हुआ है, छुआछूत का हक, दलितों को अगर कोई भेदभाव करे तो उसका अधिकार होगा, ये लिखा हुआ है। और दूसरे में दलितों का हक होगा, यानी कि दलित जातियों के शिक्षा में, दलित जातियों के स्वास्थ्य में, दलित जातियों के फंडामेंटल सारे राइट जो है वो दिया जाएगा। संविधान इतना अच्छा बना हुआ है, मुझे तो लगता है शायद विश्व में ऐसा संविधान नहीं होगा जो दलितों के लिए 2 राइट, फंडामेंटल राइट में 2 राइट लिखा हुआ संविधान नेपाल का है। हालांकि लिखने के वक्त में वहां पर 59 लोग दलित कम्युनिटी से वहां पर संविधान सभा के सदस्य हुए थे। उन लोगों के प्रेशराइज के कारण वो लिखा गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार नहीं चाहती है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनता है। अभी आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे, 1 साल पहले अंतरजातीय शादी करने जा रहा था लड़का, शादी करने जा ही रहा था, वहां पहुंचा भी नहीं था। इंटरकास्ट लड़की से वो प्रेम करता था, वहां पर शादी करने के लिए जा रहा था। वो लगाए तो उसके साथियों को मार के नदी में फेंक दिया गया। 12 लोगों को इस तरह से सारे गांव के लोग, वहां के वार्ड चेयरपर्सन के लीडरशिप में वहां पर मारा गया। उनमें से 6 लोग तो मर ही गए, उसी नदी में उनकी लाश मिली, 6 लोग वहां से बच के निकले। इस तरह की जकड़ी हुई समस्या, उस समस्या को सरकार अंतरजातीय मुद्दा नहीं मानने को तैयार था, लेकिन एज ए होल नेपाल के सभी पार्टियों के लोग एक ही आवाज में ये अंतरजातीय शादी होने जा रही थी, इसलिए इतना बड़ा घटना हुआ। नहीं तो अगर ये सेम कास्ट के लोग होते तो इन लोगों की शादी हो जाती। इस तरह की आवाज उठाई तो निश्चित रूप में वो जातीय विभेद की मुद्दा बन के अविदरता है, चल रहा है। लेकिन लड़की के माता पिता थे, उनके ऊपर मुद्दा चल रहा है, लेकिन जिसने ये घटना घटाने की कोशिश की, वहां के वार्ड चेयरपर्सन, उनको कोई सजाए नहीं मिली है। वो अभी छूटे हैं, धरोटी में वो छूटे हुए हैं। तो इस तरह का व्यवहार नेपाल में भी है। अभी कुछ दिन पहले एक हरिजन, अभी मुझे नाम याद नहीं है, अभी मैं नाम बताऊंगी, याद आएगा, सुंदर हरिजन शायद कुछ, वो मारा गया है, हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस तरह की समस्या नेपाल में अभी ये बीच में और ज्यादा जर्जर, ये कोरोना का जो टाइम था उससे और ज्यादा ये समस्या नेपाल में दिख रही है। इसलिए अभी हम लोग ये आज 24 है नेपाल का, 21 तारीख नेपाल का जो तारीख है 21 तारीख के दिन हम लोग ने छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवस मनाया है। क्योंकि 2063 विक्रम संवत की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत 2063 में सरकार शेर बहादुर देउपा के सरकार ने हमारा देश छुआछूत मुक्त राष्ट्र है, आज से हम घोषणा करते हैं। यहाँ पर कोई किसी को छुआछूत अगर करता है तो उसको कार्रवाई होगी। नेपाल में कहीं छुआछूत प्रथा नहीं रहेगी, इस तरह की उन्होंने वक्तव्य दिया था।
तो वो दिन को हम एक दिवस के हमारी उपलब्धि के रूप में हम लोग 21 तारीख को हम लोग ने मनाया। लेकिन उसके एक दिन पहले ये लोकतंत्र प्राप्ति के टाइम में आप लोगों को मालूम होगा, हाल ही में हम लोग ने लोकतंत्र प्राप्ति किया। माओवादी जन आंदोलन, माओवादी आंदोलन, उसके बाद जन आंदोलन, विक्रम संवत 2063 में हम लोगों ने लोकतंत्र प्राप्त किया है। हाल ही में नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश हुआ है। तो हाल वो उस वक्त एक दलित शहीद हुई थी, सेतु बीका उनका नाम था, वो दलित शहीद हुई थी। तो उस वक्त दलितों ने वहां पर एक शालिक बनाने के लिए, नेपालगंज में एक शालिक बनाने के लिए आह्वान किया और सरकार ने वो शालिक बनाने की वहां पर स्वीकृति दी। वहां पे दलित अगुआ लोग ने शालिक बनाया। लेकिन जिस दिन 21 गते हम लोग छुआछूत मुक्त दिवस मना रहे थे, उसी दिन उनकी शालिक को फोड़ दिया गया। इतना तक भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि एक दलित जो देश के लिए कुछ कर चुका है, देश के लिए ये लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए एक दलित ने योगदान दिया, तो उसका वो भी एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो इतना बड़ा जो दलदल है अभी नेपाल में, भारत की तरह एक दलदल है। अब इससे मुक्ति पाना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहता है कि दलितों की मुक्ति हो। अगर वो दलितों की मुक्ति अगर कर दे तो उन लोगों को राजनीति करने का एजेंडा नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम क्या कहते हैं कि दलित लोग को एकजुट होके अपना नेता अपने आप ही चुनना पड़ेगा, अपने आप ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके दलितों को न्याय मिलेगा। नहीं तो न्याय मिलने वाला नहीं है। हम लोग ऐसे ही दबते रहेंगे, पिसते रहेंगे। जी शुक्रिया मीना जी, आप अपने राज्य की ओर से अपनी बातों को अपने प्रमुखता से रखा है। मैं दोबारा फिर से विजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह साहब, अभी दो मेहमानों ने अपनी बातें रखी है, देव जी ने और मीना जी ने। तो वहां के हालात के संदर्भ में और भारत की परिदृश्य के संदर्भ में अगर हम बात रखें तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से उस राष्ट्र की और हमारे इंडिया की कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वहां भी जाति विभेद लगातार देखने को मिलता है और उसकी लड़ाइयां ये सब लड़ रहे हैं। तो इस पर जिस ढंग से हालांकि संविधान में ये दलित वर्ग का कहीं बात सामने नहीं आता है, और जो मीना जी ने भी कहा कि हरिजन शब्द भी भारत में संविधान में विलुप्त है, ऐसे वर्ड का उपयोग भी करना गैर कानूनी है। तो मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी से फिर से चाहूंगा कि इस पर अपनी दोबारा बात रखें। विजेंद्र सिंह साहब, सर अपनी आवाज को म्यूट करें। सर अपनी आवाज। देखिए ऐसा है, नेपाल की जहां तक बात है तो नेपाल घोषित हिंदू राज हुआ करता था। अब पता नहीं इस वक्त क्या स्थिति है, लेकिन खास बात यह है, हिंदू राज का मतलब जातिवाद, सीधे सीधे हिंदुत्व का मतलब, अगर जातिवाद को नहीं समझते आप, हिंदुत्व को नहीं समझ सकते। तो जिसे मनुवाद कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, नाम अलग अलग हैं लेकिन बात एक ही है। तो अगर वहाँ हिंदुत्व है तो इसका मतलब है कि घोर जातिवाद नेपाल में भी होगा। और इसका मतलब ये भी है कि देखिए, जब जिन्हें आप अनटचेबल कहते हैं, तो गुलाम तो यूरोप में भी हैं, गुलाम अमेरिका में भी है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं है। गुलामों को छू सकते हैं। यहाँ गुलामी की विशेषता है कि उसको गुलाम को अनटचेबल भी बनाया गया। तो और वो दूसरी बात विशेषता है कि वो सब धर्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बनाया गया है। तो ये भयानक षड्यंत्र है और ये लोगों को जगाए बिना ये काम, इसके खिलाफ युद्ध नहीं हो सकता। संविधान में लाख लिखा हुआ है, पहला शर्त लिखी हुई है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक इसके बाद आता है, पॉलिटिकल इसके बाद आता है। समता का राज सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। तो सामाजिक क्षेत्र में हमारे यहाँ जब जातिवाद के रहते हुए समता की बात करना, ये धूर्तता की बात है, ये ठगी है, लोगों को धोखा देना है। जातिवाद में आप जानते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, कोई एक गरीब जाति भी जो अछूत कहते हैं, जिन्हें गांधी जी के हरिजन जो हैं, वो भी या किसी से एक जाति ऊंचा समझ रही होगी या अपने को नीचा समझ रही होगी।
वो कभी एक साथ उठ बैठ नहीं सकते। और जब तक एकता नहीं होगी, कार्ल मार्क्स ने कहा है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो कोई शोषित हो पीड़ित हो, जब तक एक नहीं होंगे वो अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि भाई ये दुश्मन जो है, कम्युनिस्टों को उन्होंने समझाया, देखो जो तुम समझ रहे हो कि दुश्मन पूंजीवाद है, ऐसा नहीं है। दुश्मन पूंजीवाद से भी बड़ा ब्राह्मणवाद है, जातिवाद है, क्योंकि ये और दूसरा कि उन्हें धार्मिक मिथ्या धारणाओं में उलझा के रखता है। इसलिए अगर इनका कल्याण करना है तो आपको दोनों मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको जातिवाद के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, पूंजीवाद के भी खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब आप आर्थिक क्षेत्र में आप देखते हैं कि हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है। तो एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं उन्हें शायद, उन्होंने कहा कि हम आरक्षण की आप खत्म करने की बात करते हैं, हम ऐसा करेंगे कुछ कि आरक्षण भी नहीं रहेगा और हम खत्म भी नहीं करेंगे उसे। तो जब प्राइवेटाइज कर दोगे आप तो कहाँ से आरक्षण रहेगा? तो देखिए कितने बड़े षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं। और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ लिख जाता है, शादियों में तो 1-1 करोड़ खर्च करता है, उनके दिमाग में ये नहीं आती कि थोड़ा सा ये हमारे गरीब भाई हैं जिनमें से हम निकले हैं, उनके अंदर सही चेतना पैदा करें। कम से कम इतना ही बता दें, कुछ और ने बताएं कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। वो रात दिन ये समझाते हैं, पूरी धाराएं 370 समझाएंगे संविधान की। अरे भैया एक बात मतलब की समझ लो यार, शरीर में जब प्राण नहीं है तो बॉडी सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। संविधान में अगर सामाजिक न्याय नहीं है तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सामाजिक न्याय पे हम लोग कम से कम महीने में 10 दिन बात किया करें। और मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं आपको कि जब हम धार्मिक समस्याओं की बात करते हैं, धार्मिक जो अन्याय अत्याचार है हमारे देश में, अंधविश्वास है, तो ये सब सामाजिक न्याय में आ जाती है चीजें, जिसके विभिन्न पहलू हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये इशू है और हमको अपने लोगों को समझाना चाहिए कि भाई देखो तुम्हें धोखा हो रहा है यार। ये 71 साल हो गए संविधान में, अगर ये संविधान में तुम्हारे इनकी नियत होती तुम्हें न्याय देने की तो किसने रोका है इनको सामाजिक न्याय देने? बल्कि उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है, उसके मकसद में लिखा हुआ है। और जब किसी चीज का मकसद ही पूरा नहीं करेंगे, इसका मतलब है ये गरीब भूखे नंगे लोगों का ठगों से पाला पड़ गया है। इन ठगों से हम लोगों को, अगर पढ़े लिखे होने का हम दावा करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भूखे नंगे गरीब भाइयों को उनमें सही चेतना दें। उनमें कम से कम कुछ नहीं, पैसा धन नहीं दे सकते, उनको समझाएं, बुद्धि दें, शिक्षा के ऊपर को नंबर 1 पे जोर दें। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जब हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाई थी, इन्होंने उन्माद फैलाया था, तो एक नारा लगा था, वो नारा समाजवाद का नारा था, धन धरती शिक्षा सम्मान, धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आप ये बताइए, जब जो हिंदुत्व की बात थी जब हिंदुत्व की बात थी, उन्होंने कहा कि हवा हो गए काशी, नहीं मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। कितना बड़ा संदेश था कि अगर बैकवर्ड और दलित मिल जाएं, किसान और मजदूर मिल जाएं, तो इनका शोषण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये संविधान की आत्मा में लिखा हुआ है। मगर हम लोग संविधान की बातें सुबह से शाम तक हमारे नेता लोग करते हैं, बेवकूफ खुद भी बनते हैं, हमको भी बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय पर को लोगों को समझाते नहीं। हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम इस पर कम से कम महीने में 10 दिन डिबेट कराया करें। धन्यवाद जी जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र साहब, आपने समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है और आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा हमारे तमाम भारत के मूल वासियों के लिए लाभप्रद होगा। मैं दोबारा फिर से मीना जी से और देव जी से चाहूंगा कि बारी बारी से थोड़ी महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपनी बात रखें। दलितों की हालत तो जो है वो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर इसके निराकरण के संदर्भ में, समाज को जागरूक करने के संदर्भ में अगर हम थोड़ी बहुत कोशिश करें या इस पर कोई हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करें तो समाज को जागरूक कर सकते हैं। तो मैं मीना जी से फिर से दोबारा चाहूंगा कि इस दिशा में अभी जो ब्रिजेंद्र सिंह साहब ने अपनी बातें रखी है, उस परिप्रेक्ष्य में हम समाज के लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि संविधान तो आपके नेपाल में भी बना हुआ है, हमारे भारत में भी बना हुआ है।
लेकिन अगर उसको ईमानदारी से चलाने वाले लोग नहीं होंगे तो उस संविधान का क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो मीना जी दोबारा आप अपनी आवाज को म्यूट करें और इस पर अपनी बात रखें। मीना जी अपनी आवाज जी। नेपाल का जो संविधान बना हुआ है उसको कार्यान्वयन करने के लिए ये राजनेता नहीं चाहते हैं। इसके लिए, इसको कार्यान्वयन करने के लिए हमारा तो एक ही एजेंडा क्या है कि जब तक दलित खुद अपने आप नेतृत्व में अथवा सरकार संचालन की भूमिका में जब तक दलित नहीं आएंगे, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर अभी भी बधुआ मजदूर, अभी भी यहाँ कमैया कमलारी कहते हैं, जो थारू चौधरी समुदाय के, थारू समुदाय के लोग यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार के घर में दास बैठते थे, वो लोग मुक्त हो चुके हैं। वो लोग मुक्त हुए अभी 22 साल हो गया, लेकिन मुक्त तो हो गए, घोषणा कर दिया मुक्त हो गए, लेकिन उनको पुनर्स्थापन करने के लिए क्या क्या योजना बनाना चाहिए वो सरकार के पास नहीं है। अभी हम लोगों ने एक प्रतिवेदन तैयार किया है, वो प्रतिवेदन हम लोगों ने सरकार के सभी प्रदेशों में, हमारा 7 प्रदेश है नेपाल में, 7 प्रदेश के लोगों को दिया है स्पेशल करके। ये 2 नंबर प्रदेश और 5 नंबर प्रदेश और 7 नंबर प्रदेश में ये प्रॉब्लम है, तो ये 3 प्रदेश के मुख्य सीएम को हम लोगों ने ये प्रतिवेदन दिया है, जो सीएम सरकार के लोग और हम लोगों ने वो अध्ययन करके बनाया हुआ एक प्रतिवेदन है। तो वो प्रतिवेदन हम लोगों ने दिया। हमने सरकार को बोला है कि एक साल में जो वो कमैया थे, कमलहरी थे, उन लोगों को मुक्त करने के लिए टोटल बजट उन लोगों के लिए ही लगाओ। 50% बजट, तुम्हारे देश के 50% बजट एक साल उनके लिए ही लगाओगे तो उन लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे ही अनटचेबिलिटी की बात है, यहाँ पर रिसर्च से पहले यहाँ पर राजा शासन करता था। यहाँ के संपूर्ण देश के संपूर्ण जनता ने कहा कि हमको राजा नहीं चाहिए, राजा को खत्म करो, राजकीय व्यवस्था भी ठीक है, गलत है, इसको हटाना चाहिए। वो हट गया, हट सकता है, अनटचेबिलिटी भी हट सकती है। जनता भी नहीं चाहती है, जो ब्राह्मण जिसके अंदर ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मणवादी संस्कार है, वो नहीं चाहता है। इस कारण अभी आपको हम बताएं कि कुछ आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ रोजगारी में 45%, 55% आरक्षण दिया हुआ है और 45%, तो 55% आरक्षण में वहां पर दलित है, जनजाति है, महिला है, अपांग है, मुस्लिम है, मधेसी, इतने सारे लोगों को बस 55% आरक्षण दिया है। हालांकि नेपाल में अभी जो तथ्यांक सर्वेक्षण जो अभी हुआ है, उस सर्वेक्षण में 14% 14% दलित समुदाय की संख्या है, लेकिन आरक्षण में 8%, ओनली 8% आरक्षण दलितों के लिए दिया गया है। संख्या के अनुपात में भी नेपाल का संविधान में लिखा हुआ है समानुपातिक आरक्षण का सिस्टम बनेगा, यानी कि संख्या के अनुपात में आरक्षण का सिस्टम बनेगा, लेकिन वो नहीं है। तो उस संविधान बनाने के टाइम में हमारे दलित कम्युनिटी के लोग वहां पर 59 लोग वहां पर थे, 8% लोग वहां पर थे। तो 8% लोगों में भी 4% लोगों ने ये आवाज उठाई, 4% लोग फिर डिवाइड हो गए। वो पार्टी के हित में बात करने लगे, अपनी कम्युनिटी के हित में बात नहीं करे। इसलिए हमारा एक ही एजेंडा क्या है कि जब दलितों की बात आती है अथवा जनजाति की बात आती है अथवा सीमांतकृत कोई भी वर्ग की बात आती है, उस टाइम
उस समुदाय के व्यक्तियों को यूनिफाइड होना चाहिए, एक ही जगह जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, तब यहाँ पर हमको मुक्ति मिलेगी। देश मुक्त हो चुका, देश सामंती शासन से मुक्त हो चुका, लेकिन दलित अभी भी यहाँ पर शासित है, दलितों को अभी भी यहाँ पर मुक्ति नहीं मिली है। जात के विभेद तो होता ही है। यहाँ पर पहले पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे। अब क्या है, वो दिखता है ना समाज में, इसलिए पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, कुछ भी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, अब की प्रॉब्लम और ज्यादा जर्जर है। अभी की प्रॉब्लम, जैसे मीना परियार जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसको सब मालूम है, वो सक्षम है, ये सभी बोलेंगे, लेकिन मेरा लीडरशिप किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मीना परियार है, दलित है। इस तरह के अभी जो विभेद है ना, वो विभेद का जो तरीका है ना, वो अलग है, अभी और ज्यादा अलग है। अभी देव जी बोल रहे थे कि अभी निर्वाचन में अभी हुआ हमारे यहाँ, इस लोकल इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन में जो बड़ा पद है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट है, म्यूनिसिपैलिटी का वाइस प्रेसिडेंट है, अथवा वार्ड का प्रेसिडेंट है, वहां पर दलितों को वोट नहीं, वहां पर टिकट नहीं मिलेगा। अभी आपको हम एक अच्छी बात बताते हैं, यहाँ एक जिला है अछाम, वहां पर इलेक्शन हुआ, तो एक वार्ड में दलित इलेक्शन में जीत गया। दलित वो विजय जुलूस मनाने के लिए गए, तो वो दलित को कंधे पे नहीं रखा, जिसने जिताने का डिजाइन बनाया था, जो पार्टी का नेता था, लीडर था, वो गैर दलित था, तो उसको कंधे में रख के विजय जुलूस निकाला गया। इतना कमीनापन, तो कैसे दलितों की मुक्ति मिलेगी? इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जब तक जिस पार्टी में दलित है, उस पार्टी के दलित को सभी दलित जाके वोट देंगे और अपना कैंडिडेट जिताएंगे, और वो जब तक राज्य के मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। एक दूसरी बात, यहाँ की सरकार को बदलना ही पड़ेगा, यहाँ की सरकार को अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी, तभी मुक्ति मिल सकती है। ये बात कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मीना जी। मैं देव जी से लास्ट कमेंट के रूप में फिर से चाहूंगा कि अपनी बात दोबारा रखें, क्योंकि मीना जी ने बहुत सारी बातों को तो नेपाल की ओर से अपनी बातें बहुत डिटेल में रख दिया है। तो देव जी, आप अपने एक युवा सोच के आधार पर वहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको हम कैसे एकजुट कर सकते हैं और कैसे सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? देव जी, अपनी बात रखें। जी सर, मेरे हिसाब से तो अभी अब देखिए, संविधान में अथवा किसी भी राज्य के नीति नियम में लिखने से सिर्फ नहीं होने वाला कुछ भी। अगर वास्तव में किसी के साथ न्याय देना है, चाहे पक्षधर को, चाहे विपक्ष को, चाहे न्याय लेना हो, तो वो जो है एक्चुअल में उसको अनुभूति होना चाहिए, मतलब वो फील करना चाहिए कि हाँ, हम हर जगह इक्वल हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से यही है कि दलित कम्युनिटी के लोगों को अथवा पिछड़े लोगों को एक नंबर में शिक्षा ही देखना पड़ेगा। उसके बाद शिक्षित होने के बाद धीरे धीरे आर्थिक सशक्तिकरण करते हुए राजनीतिक पहुंच में जब तक नहीं आया जाएगा, तब तक कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि जो ऑलरेडी सत्ता में इतने हजारों सालों से वो सत्ता भोगी रहे हैं, वो कैसे इतने आसानी से दूसरों को नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे? हमेशा जो है अपने पीछे लेके जाएंगे, लेकिन कभी पीछे जो है एक वोट देने के लिए कभी मर जाएंगे, मगर एक वोट नहीं देंगे। तो वो जो है वो लेने के लिए बहुत ही अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लग रहा है अभी बहुत। जबकि हालांकि हम लोग अगर एकजुट हो जाएं तो ये जो है 5-10 साल भी नहीं लगेगा हम लोगों को अच्छे नेतृत्व में, अच्छे पोस्ट पे आने के लिए। और राजनीतिक नेतृत्व एक बार आ जाएगा तो देव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि हमारे जो अनुसूचित जाति कैटेगरी का जो है लोग हैं, जिनको दलित कहते हैं,
तो इनकी जो नेपाल में जो पॉपुलेशन है, इनकी साक्षरता, इनकी जो पढ़ाई लिखाई की स्थिति है और युवा लोगों की जो स्थिति है, इनका सोच किस दिशा में है और क्या कुछ हम उसके लिए सामाजिक रूप से प्रयास किया जा रहा है, और उनकी सोच में कितनी तब्दीली है आज के परिदृश्य में? जी सर, बहुत सही बात जो हम उठाए हैं। जो है अब साक्षरता जो है पॉपुलेशन की बात करें तो वो अच्छी खासी है, मतलब हर जगह इक्वल तो नहीं है, लेकिन काफी जगह ऐसे है कि वहाँ की राजनीतिक सीटें अच्छी खासी निकाली जा सकती हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन की अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, बहुत मतलब पुअर कंडीशन ही है अभी जो है एजुकेशन। और रहा बात जो है झुकाव, तो वो कहीं ना कहीं अभी वही हिंदूवादी में कहीं ना कहीं, जैसे अभी नेतृत्व अगर देखा जाएगा तो युवा पीढ़ी उतना नेतृत्व में नहीं आया, लेकिन जो आए हैं वो नया ढंग से वो समझ गए हैं हर चीज को। लेकिन जो है अभी जैसे अब हमारे गार्जियन एज के लोगों को अभी वही कहीं ना कहीं बाबू बात, भैया बात, उसके बाद जो है मतलब किसी ना किसी के पीछे ही लग के नेतृत्व में जाना अथवा मतलब पीछे लगना ही वही मानसिकता से ग्रसित है। लेकिन जो नया पीढ़ी पढ़ लिख के आया है वो एकदम नए ढंग से अपना हक लेने का जानता है, ये चीज है। जी बहुत शुक्रिया देव जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, चूंकि भारत एक पड़ोसी राज्य है और हिंदू राष्ट्र लोग कहते हैं, और हिंदुत्व का मतलब आप जान सकते हैं कि वो किस सोच की बात रखती है। इस पर ब्रिजेंद्र सिंह जी ने अपनी बातें तो रख दी है। तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर कंक्लूजन के रूप में इस आज महत्वपूर्ण चर्चा पर ब्रिजेंद्र सिंह साहब मुझे लगता है कि भोजन कर रहे हैं, तो उनसे मैं फिर से चाहूंगा कि अगर भोजन खत्म हो गया है तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आप एक कंक्लूजन टॉक के रूप में, एक सारांश के रूप में बात को अपनी रखें, ताकि हम आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को हम विराम दे सकें और इसका जो इस डिस्कस का फायदा हमारे लोगों को सामाजिक रूप से हो सके। देखिए जगदीश जी, जिसे हम लोग हिंदुत्व कहते हैं उसका सही नाम है वर्णाश्रम धर्म जी, यानी अंग्रेजी में कास्ट रिलीजन उसे कह सकते हैं, कास्ट रिलीजन। जी जी, वो जातिवाद, उसका नाम ही जातिवाद है। तो अब जब हम राजनीति की बात करते हैं या सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमको उस संविधान की जो उद्देश्य का है उसको पूरी लाइन को पढ़ना चाहिए। एक लाइन बहुत है, एक लाइन पढ़ी आपने, सभी संविधान पढ़ लिया। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। राजनीति का मतलब तीन पहलू हैं। जो कहते हैं ना सत्ता में हम पहले आ जाए, राजनीति पहले कैप्चर करें। राजनीति का मतलब तीनों पहलू हैं उसके। जैसे तीन दरवाजे हों, दो दरवाजे खोल दिए जाएं चोरी के लिए, एक को बंद कर दिया जाए, तो वो चीटिंग है एक तरह से। तो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में और या राजनीति को समझने के लिए सामाजिक समता चाहिए। सामाजिक विषमताओं से लड़ना है, आर्थिक विषमताओं से लड़ना है। पूंजीवाद आर्थिक विषमताएं फैलाता है, ब्राह्मणवाद सामाजिक विषमताएं, नफरत फैलाता है, और जो फांसीवाद है, हिटलरशाही जैसे कहते हैं, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है राजनीति में। फांसीवाद के रहते लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। तो जो लोग हमारे राजनीति की बात करते हैं या राजनीतिक ये जानती है, समझते हैं कि पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना चाहिए, उनको ये समझ लेना चाहिए कि तीनों क्षेत्रों में आपको एक साथ युद्ध के तीन मोर्चे खोलने पड़ेंगे। एक मोर्चा अगर आपने खोला, अब आप सामाजिक रूप से आपको चलो आजादी मिल गई, भूखे मरने का के लिए तो आर्थिक विषमताएं और आर्थिक शोषण आपका पूरा खुला हुआ है। फिर सामाजिक उससे मतलब क्या रह जाता है सामाजिक न्याय से? तो न्याय सामाजिक भी चाहिए, न्याय आर्थिक भी चाहिए, न्याय राजनीतिक भी चाहिए, और तीनों के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। हमारे किसान और मजदूर को ये बातें समझनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो जातिवाद है ये हमारे लोगों को डिसऑर्गेनाइज्ड करने के लिए है। वो इकट्ठे ना हो जाएं, कभी वो यूनाइट ना हो। तो ये एक षड्यंत्र है, धार्मिक षड्यंत्र है,
उसको कभी भी हमको इसको हिंदू नहीं कहना चाहिए, बल्कि सीधे सीधे कहना चाहिए घोर जातिवादी हो तुम। आज तक ये बताइए कोई हिंदू, मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो बिना जाति का हो। ईसाई मिल सकता है, कोई मुसलमान मिल सकता है, कोई और मिल सकता है, बिना जाति का हिंदू नहीं मिल सकता। तो जातिवाद हिंदुत्व के प्राण हैं, और जातिवाद में हमारा जो किसान मजदूर है उनका सर्वनाश किया है, और खासतौर से जो दलित है उनको तो बेचारों को मतलब गुलाम तो बनाया, उनको अनटचेबल भी घोषित किया, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। गुलाम तो मिलेंगे आपको, यूरोप में भी मिलेंगे, लेकिन वहां गुलाम जो है घर में आ सकता है, उसको छू सकते हैं, उसको देख करके स्नान नहीं कर सकता। यहाँ तो आपके देश में तो मुसलमान को भी बेचारे को मिलेट सिखाया जाता है, वो भी एक मतलब उसी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, अनटचेबल की कैटेगरी में। इसीलिए आपने देखा होगा जो नफरत फैलाई जा रही है वो अकेले दलितों या पिछड़ों के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ भी उतनी नफरत है, जहर लोगों के भरा हुआ है। ये देश हमारा बड़े खतरे के दौर से गुजर रहा है, और यहाँ लोकतंत्र को रियल खतरा है। अगर हमारे नौजवान उठ करके खड़े नहीं हुए, हमने अपनी भीड़ को, चाहे हम 95% हैं, उसको फौज में तब्दील नहीं किया, अगर हमने 2% कैडर तैयार नहीं किया, तो हम इन बदमाशों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ना इस देश में लोकतंत्र को जो सपना देखा था बाबा साहब ने या जो हमारे महापुरुषों ने, उस लोकतंत्र को हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बहुत सारे अनछुए पहलुओं को आपने छुआ है, और सामाजिक न्याय की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आने वाले समय में हम जातिवाद का इस दंश को लेकर हम डिबेट करना चाहेंगे। तो मैं लास्ट प्रतिक्रिया के रूप में मीना जी के पास में और देव जी के पास में एक एक मिनट में अपनी बात रखने के लिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आप लोगों की सोच क्या है, और इस पर अपनी थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम आज के इस कार्यक्रम को समय पर समाप्त कर सकें। मीना जी, मीना जी, मीना जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखें, लास्ट कमेंट। मुझे लगता है मीना जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। देव जी, लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास वार्ता को लेकर? जी सर, अब ये वार्तालाप एकदम महत्वपूर्ण भी है और काफी कुछ सीखने को मुझे भी आज मिला, और जो है वास्तव में ये निरंतरता देने की जरूरत है इन सब बातों को, और आगे देंगे भी मुझे आशा है। और वास्तव में सर जैसे बोले हैं वैसे ही हम लोगों को सामाजिक न्याय पूरा पाने के लिए तीनों हमें काम करते जाना है। और लगभग अब हम यहाँ नेपाल में ये भी कहना चाहते हैं कि नेपाल में जो युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं लगभग इस रास्ते पे चल रहे हैं, जितने भी युवा पीढ़ी हमने पाया है। हाँ सर, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया देव जी। मीना जी हमें सुन पा रहे हैं तो लास्ट प्रतिक्रिया पर अपनी दें। मीना जी, मुझे लगता है मीना जी आ गई हैं। मीना जी, लास्ट कमेंट आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखें। ये मानवता टेलीविजन के द्वारा मैं सभी उत्पीड़ित वर्ग को मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब भी निर्वाचन हो, जब भी प्रतिनिधि ये राज्य संचालन करने के लिए प्रतिनिधि चुना जाए, तो वो उस वक्त अपने ही समुदाय के अपने लोगों को चुना जाए, पार्टी न देखा जाए, क्योंकि जब तक अपने लोग राज्य के शक्ति में नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं, और आज ये 21वीं शताब्दियों में भी मानव के बीच ये एक कलंक के रूप में जो विभेद है, ये विभेद हटना चाहिए, समानता कायम होना चाहिए, सबको डिग्निटी फील होना चाहिए। ये देश सभी लोगों का है, इस देश में सभी लोग कर देते हैं, सभी लोग अपना दायित्व तो पूरा करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि समानता कायम हो, सभी लोगों को डिग्निटी फील हो। अंतिम में यही कहना चाहती हूँ जगदीश जी। बहुत शुक्रिया मीना जी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। मेघराज जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुझे लगता है उनका हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आज के खास मेहमान मीना परिवार जी का और देव जी का, जो एक युवा साथी हैं नेपाल से, और आज के वरिष्ठ हमारे जो पूर्व IPS अधिकारी आगरा से जुड़े हुए थे ब्रजेंद्र सिंह साहब का,
आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिए। सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों से हम आग्रह भी करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा हो रहे विषयों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, लाइक और कमेंट भी दे। विजेंद्र सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे लास्ट कमेंट? अब मुझे बहुत खुशी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा की इशू पकड़ा है आज, और इस की इशू को कम से कम 10 दिन डिस्कस किया करिए। हमारे लोगों को बताइए कि ये जो जिसे ये हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू, वो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि दलितों के सर्वनाश का कारण है, और दलितों का ही नहीं, इस देश को रसातल में लिया जा रहा है, और मजदूर किसानों की एकता का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तक ये एकता नहीं होगी, हम अपनी गुलामी की जंजीरों को नहीं काट सकते। बस ये कहना है मुझे। बहुत शुक्रिया। मेघराज सिंह साहब, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर लास्ट कमेंट अपनी दें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। पहली बात तो जो विजेंद्र सिंह बोल रहे हैं ना कि दलितों के लिए हिंदुत्व खतरनाक है, ये ब्राह्मणों के लिए भी खतरनाक है। जो खतरनाक है इंसान के लिए खतरनाक होता है, वो दूसरे मतलब जो खुद के लिए, जो दूसरे के लिए खतरनाक बनता है ना, वो खुद के लिए भी खतरनाक होता है। वो तो अपनी जान बचाने के लिए वो फैला रहे हैं। हमने एक शायरी भी लिखी थी कि पहले जो मूल निवासियों के ऊपर ब्राह्मण जो करते अत्याचार करते थे अपने, उनको बड़ा गुलाम बनाने के लिए, आज जो मूल निवासी के ऊपर अत्याचार करे अपनी जान बचाने के लिए। उनको पता है जितने भी मूल निवासी डंडा लेकर खड़े हो गए तो ये फिर अपना तो हिसाब ले लेंगे। तो कुल मिला के बात ये कि और जो है इससे बचा भी रखना, क्योंकि हिंदुत्व ये झूठ और बेईमानी का नाम है। तो इससे बचकर जितना बचेगा इंसान, ब्राह्मणों के लिए भी खतरनाक है और आम आदमी के लिए भी खतरनाक है। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि हमारे महत्वपूर्ण चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की